जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एयर कोमोडोर रजा हैदर साहब। एयर कोमोडोर साहब जो है वो कैस, एक पाकिस्तान का प्रीमियर एयरफोर्स का थिंक टैंक है, वहाँ पे जो है इस वक्त काम कर रहे हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जारी बात है टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, और पर्टिकुलरली जो पोस्ट वॉर सिचुएशन डेवलप हुई है उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है और जो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया इस वॉर, भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में, इस हवाले बात करना चाह रहा था। एयर कमांडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपका बहुत शुक्रिया इस दावत देने का। सर बड़ी मेहरबानी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर। सर, अगर मैं आप बात करूं कि ये जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है, क्योंकि अब वॉरफेयर, अभी मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नेक्स्ट जो है, एक तो पहले होता था कि कॉन्फ्लिक्ट जो एरिया होते थे वहां पे एक खतरा होता था या वहां पे जंग होती थी। अब होल ऑफ पाकिस्तान है और होल ऑफ इंडिया है, और टारगेट बदल गए हैं। लेकिन सर, टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी बदली हैं। आप कैसे देखते हैं फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर में इंडिया पाकिस्तान की जो फ्यूचर वॉर में टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है, और अभी जो इस वक्त जो वॉर हुई है उसमें टेक्नोलॉजी का सर क्या यूज था? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि जो मौजूदा वॉर हुई उसमें टेक्नोलॉजीज ने क्या रोल प्ले किया, और जो फ्यूचर वॉरफेयर है जो कि दुनिया देख रही है सारी और इस पे काम कर रही है, वो क्या वॉरफेयर होगी। जो करंट सिनेरियो हुआ उसमें आप देखें तो हम पहले दिन का 6-7 मई का सिनेरियो जब देखते हैं तो उसमें तो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन बहुत क्लियर एविडेंटली नजर आता है पाकिस्तान एयरफोर्स की स्पेशली साइड से। और वो खुद एक इटसेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है दैट ऑपरेशन। और मल्टी डोमेन ऑपरेशन इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन और अ सिनर्जी of different assets and technologies available to you and to make it as a concentrated force, जिसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे जेव्स डिफरेंट एयरक्राफ्ट हैं, JF-17 थंडर, ब्लॉक 3, J-10C, F-16, ड्रोन्स, स्पेस, EW, AEW, साइबर, ये सब कंबाइन होती हैं सारी टेक्नोलॉजीज टू हैव अ मल्टी डोमेन ऑपरेशन। तो ये तो हमें उस दिन नजर आ गया। नेक्स्ट डे हमें ड्रोन वॉरफेयर नजर आई और मिसाइल वॉरफेयर नजर आई। इनको हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर भी कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर वो जिसमें आप एनिमी सामने नहीं होता लेकिन वॉर चल रही होती है। अब इस सिनेरियो में आप देखिए तो इसमें टेक्नोलॉजीज डोमिनेंट रही थ्रू आउट, चाहे वो मिसाइल्स की शक्ल में रही या ड्रोन वॉरफेयर में रही, एंटी ड्रोन में रही, एंटी मिसाइल्स एयर डिफेंस में रही, या मल्टी डोमेन ऑपरेशन में रही। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह आपने फ्यूचर वॉरफेयर की बात की, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर कहलाती है, जिसका मैं आपसे जिक्र करूं कि 3 मेजर एलिमेंट्स हैं इसमें 5th जनरेशन वॉरफेयर के। फर्स्ट इज emerging technologies, use of emerging technologies in warfare. Number 2 is cyber warfare, and number 3 is psychological warfare या narrative warfare, जो कि जनरली मीडिया में जंग लड़ी जाती है। और इसमें नैरेटिव वॉरफेयर भी कहलाती है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, सोशल इंजीनियरिंग, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। और आप देखें कि ये जो सिनेरियो था ये क्लासिकल केस था एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का, जिसमें तीनों एंड्स पर जंग हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तीनों एंड्स पर फतह हासिल की, टेक्नोलॉजिकल एंड पे भी, साइबर वॉरफेयर में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह साइकोलॉजिकल या सोशल मीडिया वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर में भी। हो गया डॉक्टर साहब। एयर कोमोडोर साहब, ये जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसमें भारत ने भी, जारी बात है, काफी ज्यादा जो है वो फोकस किया हुआ है टेक्नोलॉजीज पे। और हमें बार बार ये कहा जाता था कि ये जी टेक्नोलॉजी जो है ना, चाइना से लेते हैं, चाइनीज माल लेते हैं। चाइना मतलब डिमोनाइज करने की कोशिश करते थे। आपको पता है, आपने उनके, मैं मीडिया नैरेटिव की बात कर रहा हूँ जो उसमें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गलत प्रूव हुआ। एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने लोग, जारी बात है, अपनी पाकिस्तान की इंडिजिनस कैपेबिलिटी बिल्ड हमने की, और दूसरा जारी बात है जहां जहां से जो जो कुछ मिल रहा था वो भी। लेकिन एयर कमांडर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 5th जनरेशन जो फ्यूचर वॉरफेयर है, उसमें कौन कौन सी ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल होंगी? क्योंकि अब बात तो हो रही है कि जी 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात हो रही है कि जी जो 5th जनरेशन जो है उसको जो यूज की जाएगी फ्यूचर वॉर के अंदर। हाउ डू यू सी दैट सर?
जी, इसके लिए मैं आपके सामीन के लिए ना रेफर करूंगा, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ में ऑनलाइन अवेलेबल है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विच आर वाइटल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। ये लिस्ट ऑफ 18 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो इशू किए यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने, एंड दे फील कि ये 18 ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं विच आर वाइटल फॉर द फ्यूचर वॉरफेयर एज वेल एज नेशनल सिक्योरिटी। उसको जरूर रेफर करें। उनमें जो की हैं वो मैं चीदा चीदा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें जो सबसे की टेक्नोलॉजी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद आती है स्पेस वॉरफेयर, देन साइबर, देन ड्रोन, देन हाइपरसोनिक, देन इंटीग्रेटेड नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D मैन्युफैक्चरिंग, मैन अनमैन्ड टीमिंग। तो ये वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर दुनिया काम भी कर रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत अरसे से काम कर रहा है, और इन सब का ये भी डॉक्टर साहब मैं बताता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है इंडिजनाइजेशन होना, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी जो है या सेल्फ रिलायंस जो है वो स्पेशली इन द केस ऑफ वॉर बहुत काम आती है। उस वक्त आप किसी पे डिपेंडेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अगर इन्हीं मोटे मोटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से 2-3 ही को उठा लें और आप देन उसको रिलेट करें जो करंट सिनेरियो हुआ, तो आप देखें कि स्पेस वॉरफेयर की हम बात कर लेते हैं। स्पेस वॉरफेयर, अब एयर और स्पेस ये दो में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एयर 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक होती है और उसके ऊपर फिर स्पेस शुरू हो जाती है, और स्पेस में फिर लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट, फिर डिफरेंट हाइट्स पर होता है। लेकिन अब स्पेस ने और एयर ने मर्ज होना है और इन दोनों ने कंबाइंड ऑपरेट होना है, क्योंकि अब ये दोनों डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि स्पेस में अब सैटेलाइट्स आ गई हैं और सैटेलाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑल्दो के एज पर द ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी, आप स्पेस को वेपनाइज नहीं कर सकते, लेकिन अभी उसको पीस टाइम के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन साथ ही आईएसआर के लिए भी यूज किया जा रहा है, जो कि वेपनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन आईएसआर इज इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस, जो कि हेल्प करता है एयर को ऑपरेट करने के लिए या ऑपरेशंस करने के लिए। तो स्पेस का इस वक्त दो बहुत अहम रोल है। एक है आईएसआर, इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस देना, जो अपने उन मशीन्स को जो एयर में ऑपरेट कर रही हैं या ग्राउंड पे ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें ड्रोन्स भी हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं, ग्राउंड पे डिफरेंट रेडार्स और एवरीथिंग, तो उनको एक विजिबिलिटी दे रहे होते हैं। और दूसरा है कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी देना। ये सारी चीजें हैव टू बी कनेक्टेड, क्योंकि मल्टी डोमेन ऑपरेशन इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएट अ सिंगल फोर्स। अगर ये डिसकंटिन्यू रहेंगी तो या डिस्कनेक्ट रहेंगी तो इनका कोई यूटिलिटी नहीं हो सकेगी। ये कनेक्टिविटी भी हमें स्पेस प्रोवाइड कर रही है। तो अब इससे आप स्पेस की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, साथ ही एक और टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर लें, मैन मशीन इंटरफेस या ममटी भी कहते हैं, मैन अनमैन टीमिंग। ये भी डॉक्टर साहब एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है जिसमें इंसान और ड्रोन या रोबोट दोनों जॉइंटली काम करेंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल ले दूं, इसको हम अपनी जबान में टेक्निकल में सीसीए कहते हैं, कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सीसीए जहाज अनमैन्ड होता है, ड्रोन होता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे मैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, और ये उसके साथ ही फ्लाई करता है। इसीलिए हम इसको मैन अनमैन्ड टीमिंग का नाम देते हैं। तो जिस तरह एक फॉर्मेशन होती है, आप समझ लें कि 8 जहाजों की एक फॉर्मेशन है जिसमें 8 के 8 मैन्ड है और सब में पायलट है। तो फ्यूचर जो जा रहा है वो इस तरह जा रहा है कि 1 में पायलट होगा या 2 में पायलट होंगे और 6 में अनमैन्ड होंगे, वो ड्रोन्स होंगे बेसिकली, लेकिन वो एग्जैक्टली वही जहाज होंगे बिल्कुल जो पायलट उड़ा रहा है। अब इनका पर्पस क्या होगा? इनका पर्पस इस टेक्नोलॉजी का होगा टू सेफगार्ड दिस पायलट, टू असिस्ट दिस पायलट, टू फैसिलिटेट दिस पायलट, क्योंकि ये कनेक्ट है स्पेस के साथ। उसको पायलट इज अ की डिसीजन मेकर। इस सारे में जो सेंटर है वो पायलट ही होगा। उसको वो इनपुट दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, और इन केस ऑफ एनी कमिंग मिसाइल वो उसके सामने आके उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, यानी सुसाइडल भी हो जाते हैं। वो अपने ऊपर मिसाइल ले लेते हैं और उस पायलट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका डिफरेंट पर्पसेस होता है जो सीसीए ड्रोन्स होते हैं। ये वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो आ रही हैं, आगे आने वाले दिनों में इस्तेमाल भी हो रही हैं। इसी तरह आप अगर साइबर की बात कर लें, आपको पता है साइबर की वैल्यू, आप माशाल्लाह इस पे बहुत आपने काम भी किया हुआ है, कि इस बार भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया साइबर में भी। और साइबर एक ऐसी चीज़ है जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का एक मेन टूल है,
और इसकी यूटिलिटी वॉरफेयर में बहुत ज्यादा। अच्छा, रजा साहब ये बताइएगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि हम चाइना से चीजें लेते हैं, तुर्की से लेते हैं। ये जो सेल्फ रिलायंस है, ये कितना, ये वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? इंडिया के अंदर एक आइडिया चलता है आत्मनिर्भर भारत, कि हम अपनी ये करेंगे। फॉर एग्जांपल उनको Su-57 वो दे रहे हैं रशियंस, तो वो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। साथ में वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उसकी एक खास एक जगह है जहां पे उसको मैन्युफैक्चर भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सो हम जब चाइना के पास जाते हैं या तुर्की के पास जाते हैं, तो वे डू वी स्टैंड इन सेल्फ रिलायंस? एक तो ये कमेंट कीजिएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह हमने JF-17 थंडर जॉइंट एक वेंचर किया था, हम इस हवाले से कोई इन साइबर में या इन चीजों में कुछ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, या सेल्फ रिलायंस में कुछ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, या कि हम अपनी जो फ्यूचर में इस हवाले से क्या कर सकेंगे या क्या कर पाएंगे? क्योंकि हमें कभी शायद इंडियन मिलिट्री जो है वो तो चीजों को पब्लिक बहुत कर देती है, हमारा ये है कि अगर कुछ हो भी रहा है तो हमें पता नहीं हो रहा होता कि क्या हो रहा है। तो इस पे जरा थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस जरा कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा सवाल है, क्योंकि सेल्फ रिलायंस या इंडिजनाइजेशन एक्चुअली दिस इज द की। और आप देखें जितने भी सुपर पावर्स हैं, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, इवन यूरोप है, दे आर ऑल सेल्फ रिलायंट। वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जाहिर बात है वॉर के केस में नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच जो कि आप खुद अपना कर सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है मिलिट्री टेक्नोलॉजीज का, दोनों मुल्क, इंडिया भी ये करता है कि पूरी कोशिश करता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेने की, जो आपने प्रोग्राम का जिक्र किया, मेक इन इंडिया उनका एक प्रोग्राम है उसके तहत, और पाकिस्तान भी, जिसमें एक बहुत की प्रोजेक्ट जिसका आपने खुद भी हिंट किया, वो JF-17 प्रोग्राम है। देखिए JF-17 प्रोग्राम जो है ये एक सैंक्शंस की आउटपुट है। जब हम पे 98 में सैंक्शंस लगी हैं, देन JF-17 का आप कहें बर्थ हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सेल्फ रिलायंट प्रोजेक्ट है जिसने सिर्फ एक जहाज नहीं दिया, हमें बेशुमार टेक्नोलॉजीज भी दी। क्योंकि जब आप एक एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन खुद करते हैं, जैसे JF-17 थंडर की कर रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज नहीं है इसके अंदर, इसमें एवियोनिक्स भी होती है, इसमें वेपन्स भी होती हैं, इसमें स्ट्रक्चर भी होता है, प्रोडक्शन भी होती है, असेंबलीज भी होती हैं, टेस्टिंग्स भी होती हैं। एक बहुत बड़ा कैनवस होता है उसका, जो आप एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात होती है जो सेल्फ रिलायंस होती है, उसका एक कंट्रोल होता है आपके पास, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी। अब आपने एक डॉक्टर साहब केस सुना होगा कि राफेल का सोर्स कोड का इशू चल रहा है, ये इंडिया को की नहीं मिल रहा वो, हाँ। जी, उनको नहीं मिल रहा फ्रांस से। अब ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब सोर्स कोड क्या चीज है, अगर मैं आपके तवज्जो से नाज़रीन को बताना चाहूँ, सोर्स कोड वो एक प्रोग्राम है जो उस जहाज में फीड कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्शन, और वो प्रोग्राम कंट्रोल करता है, इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ दैट एयरक्राफ्ट विच इज कंट्रोलिंग द एवियोनिक्स, the weapons, the fire control system, the flight control system, even the engine sometime, controlling everything. It is like a brain, neural network है उसके अंदर वो। अब अगर मैं इस जहाज में एक न्यू वेपन ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे इस प्रोग्राम में चेंज करनी पड़ेगी, सोर्स कोड्स में चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैं सिर्फ जब कर सकता हूं जब मेरे पास उसके सोर्स कोड हो। इस प्रोग्राम में मैं जब चेंजेस कर सकता हूं, वरना मैं ओईएम के पास जाऊंगा। जब इंडिया ने प्रॉब्ली, जो मेरा अपना अंदाजा है, कि राफेल में नए वेपन ऐड करने की कोशिश की तो नहीं कर पाए, जिसके लिए उन्होंने फ्रांस से कहा कि हमें सोर्स कोड्स दो ताकि हम उस प्रोग्राम में चेंज कर सकें, जो कि उन्होंने नहीं दिए, और उन्होंने कहा कि हमारा इसमें आईपी राइट्स है और इंडिया की लिमिटेशन आ गई और वो नहीं कर सके वो वेपन उसमें ऐड। तो जब हमारी सेल्फ रिलायंस होती है ना, और वो चीज़ अपनी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मॉडिफिकेशंस, अपडेट्स, अपग्रेड्स आप खुद कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान भी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का तो मैं बहुत से कह सकता हूँ कि हम लोग सेल्फ रिलायंस और इंडिजनाइजेशन को बहुत हाई प्रायोरिटी देते हैं, और इंक्लूडिंग द साइबर ऑल्सो। साइबर क्योंकि एक नॉन एट्रीब्यूटरी डोमेन होता है, तो इसमें कभी भी आप उसको आइडेंटिटी और नॉन एट्रीब्यूशन ही रखते हैं। लेकिन ये सारी वो फील्ड्स हैं जिनकी हमने बात की मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, ये वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी हमें बहुत अच्छी अवेयरनेस है, एंड वी आर वर्किंग ऑन देम फॉर इंडिजनाइजेशन। बिल्कुल हो गया। वेयर डू वी स्टैंड इन ड्रोन वॉरफेयर में, हम कहाँ में हैं? क्योंकि हमारा तो फ्यूचर है ही ड्रोन में है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि वहाँ पे वो जो उन्होंने अटैक किया, क्या नाम था उसका, स्पाइडर वेब, तो जी जी। वो
एयर कमोडोर साहब, वहां पे तो ड्रोन मतलब बहुत अहमियत रखते हैं कि हमारी तो ये भी हमें डिसएडवांटेज है कि एज कंट्रेरी टू इंडिया हमारी स्पेस बड़ी कम है। तो वो अगर स्वैम्प ऑफ ड्रोन्स को 500-700 भेज दें एंड दे हैव द कैपेबिलिटी कि वो हमारी एयरफील्ड्स में पहुंच जाएं और वहां पे हमारे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जहाज खड़े हैं उनको हिट कर सकते हैं। सो हम क्या, एक तो इस पे बता दें, और दूसरा हम कहाँ खड़े हैं ड्रोन वॉरफेयर में, हमारी ड्रोन्स में क्या पोजीशन है, हम तो मुकाबला कर पाएंगे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? जी डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स। सबसे पहले कि ड्रोन के कितनी टाइप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने पहले दिन ड्रोन भेजा था वो हीरोन था, वो यूकैफ था, और जो दूसरे दिन किलर ड्रोन आया था हारो वो किलर ड्रोन था। तो लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है, ये किलर ड्रोन क्या है, यूकैफ क्या है, स्वार्म ड्रोन क्या है। जिस तरह मैंने बताया, एक सीसीए भी एक ड्रोन होता है। तो यूएवी जिसमें खाली कैमरा लगा होता है, यूकैफ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जिसमें कैमरे के साथ वेपन भी लगा होता है और वेपन ड्रॉप होता है। किलर ड्रोन इटसेल्फ एक वेपन है, उसके अंदर ही एक्सप्लोसिव भी होता है, कैमरा भी होता है, और खुद जाके वो स्ट्राइक करता है और बस्ट होता है। यानी इट इज लाइक कह लें एक मिसाइल है जो कि लॉइटर भी कर रहा है और कंट्रोल भी हो रहा है लास्ट मोमेंट तक। लॉइटरिंग म्यूनिशन भी इसको कई दफा कहते हैं, जिसमें वो लॉइटर कर रहा होता है। कैमिकेजेस ड्रोन भी कहते हैं इसको। और उसके बाद एक नेक्स्ट कैटेगरी स्वार्म ड्रोन, जिसका आपने जिक्र किया, जो इन्होंने यूक्रेन ने भी यूज किया। स्वार्म ड्रोन क्या होता है कि यही किलर ड्रोन जब मैसिव क्वांटिटी में लॉन्च किए जाते हैं, तो स्वार्म, जैसे स्वार्म होता है ना, मक्खियों का स्वार्म होता है, तो स्वार्म ड्रोन कहलाते हैं। लाइक इस केस में ऑलमोस्ट 500 ड्रोन्स वो कहते हैं कि इन्होंने लॉन्च किए थे यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया। और इसी तरह स्वार्म ड्रोन्स में थाउजेंड्स में भी आते हैं और 5000 तक भी जाते हैं स्वार्म ड्रोन्स। अच्छा, अब दोनों मुल्क इस पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ड्रोन वॉरफेयर फ्यूचर वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान भी इस पर बहुत काम कर रहा है, इंडिया भी बहुत काम कर रहा है। और ये जितने मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, इन पर बहुत अरसे से काम हो रहा है। दोनों मुल्क जानते हैं दोनों के पास कौन कौन से ड्रोन्स हैं, ये कोई छुपा हुआ सीक्रेट नहीं होता, ओपन सोर्स में अवेलेबल होता है। अच्छा, अब इसी तरह इसकी एक एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी होती है कि अगर ये आएगा तो हम एंटी ड्रोन कैसे करेंगे, जिसमें फिर सॉफ्ट किल और हार्ड किल्स आ जाती है। और सॉफ्ट किल करने की भी बहुत टेक्निक्स होती हैं, उसमें आप डमी ट्रांसमिटर्स वगैरह होते हैं, तो वो एक अपनी एक टेक्निक है। हार्ड किल ये होती है कि जब वो रेंज में आता है तो आप उसको हार्ड किल करते हैं। अब इस फ्यूचर सिनेरियो में अगर कोई भी ऐसा एक्ट होता है तो डेफिनेटली दोनों साइड इस पे रिएक्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है टू रिएक्ट एज वेल एज टू एक्ट बोथ। बिल्कुल सर। एयर कमोडोर साहब, ये बताइएगा कि इंडिया ने अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है उसने लॉन्च किया, उन्होंने कहा जी 2035 में हम आपको देंगे। एक तो ये बहुत लंबा टाइम है। जैसे अभी इंडियन एयर चीफ कह रहे थे कि भाई हमें ऑर्डर दे देते हैं, चीज आती नहीं है। अभी ये खुद भी तैयार करेंगे तो 10 साल लगेंगे। तो वहां पे तो ये इट इज नॉट फिजिबल फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो हम तो तब तक ले चुके होंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट, बल्कि चाइनीज के पास तो 6th जनरेशन भी सुना आ गया हुआ है। तो हाउ डू यू सी दैट सर, ये इंडिया का एयरफोर्स का है ये जो प्रोग्राम? यार, ये आपने ना बड़ा जबरदस्त सवाल किया, क्योंकि ये अभी ना बिल्कुल नया टॉपिक है। मेरा ख्याल है ये मीडिया में अभी छिड़ा नहीं कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने उस दिन क्या कहा। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी उनकी, जो उनकी एक जब एमका को उन्होंने एक्चुअली प्राइवेट इंडस्ट्री को हैंड ओवर करने के लिए कॉन्फ्रेंस की, आई थिंक इट वाज 30th में और 31st में, 2-3 पुरानी बात है। तो उसमें इंडियन एयरफोर्स चीफ को डाइसेक्ट करना बहुत जरूरी है उनकी स्पीच को। देखिए, उन्होंने एक बात की कि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उन्होंने एक्चुअली रेफर ये की कि अगर एडीए जो है नॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, अगर वो डिजाइन कर भी ले तो जो हल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की। तो इसलिए कैपेसिटी को एनहांस करने की जरूरत है। और ये एक्चुअली वो रेफर कर रहे थे एलसीए प्रोग्राम को, जो कि 40 साल में 40 डिलीवर हुए हैं खाली। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है ना इनका, जो JF-17 के साथ शुरू हुआ था। तो JF-17 तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 150 जहाज हवा में फ्लाई कर रहे हैं, मोर देन दैट। एलसीए जो है इनका 1984 में शुरू हुआ था और 2025 तक सिर्फ 40 जहाज बने, तो बहुत वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ।
तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स चीफ उस प्रोजेक्ट को रेफर करके हल को ये कह रहे थे कि कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें क्विक R&D की जरूरत है। R&D अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे क्विक मेक इन इंडिया चाहिए। ये नहीं चाहिए जो आपने बात की कि कोई प्रोजेक्ट टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ उनका इंडिया का, ये वो खत्म नहीं हुआ, तो वो कह रहे हैं मुझे क्विक R&D चाहिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे, उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे इज रिक्वायर्ड टुडे। अगर वो कल मिलेगा तो मेरे किसी काम का नहीं है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को देखें, उस 6-7 मई को एक बहुत ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना पड़ी। उनके 6 जहाज डाउन हो गए, एक कॉम्बैट में, एयर कॉम्बैट में, 3 राफेल्स हैं। तो अब उन्होंने उसको रिकवर तो करना है, तो वो अपनी जगह जगह जाके ये बता रहे हैं कि भाई मेरे मसाइल क्या है। तो ही सेइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे इज रिक्वायर्ड टुडे। तुम अगर मुझे 2035 में एमका दोगे तो मेरे किस काम का। ठीक है, अब आ जाए हम एमका पे। एमका प्रोग्राम एक्चुअली इन्होंने अभी तो थोड़ा सा उस दिन सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए उसको कहा कि हम लॉन्च कर रहे हैं, अदरवाइज ये 2012 का प्रोग्राम है एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एलसीए का 4th वर्जन है। एलसीए मार्क 1, एलसीए मार्क 1A, एलसीए मार्क 2 एंड देन एमका। तो अभी तो एलसीए मार्क 1 ही नहीं कंप्लीट हुआ इनका, मार्क 1A ने 2026 में फर्स्ट फ्लाइट होनी है, मार्क 2 ने 2028 में फर्स्ट फ्लाइट होनी है, एमका 2030 में कम से कम फर्स्ट फ्लाइट होगी और प्रोडक्शन उसकी 2035 में होगी, ऑपरेशनलाइजेशन 2040 में होगी। वो बार बार इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि भाई उस 10-15 साल बाद अगर मेरे जहाज दोगे वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। उस वक्त की वॉरफेयर पता नहीं क्या से क्या होगी, जो बात कर रहे हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड स्पेस एंड ड्रोन्स एवरीथिंग, हो सकता है उस वक्त एमका तो रेलिवेंट ही ना हो। तो ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने एमका को एक्चुअली वहां पे शो किया कि प्राइवेट इंडस्ट्री को हम दे रहे हैं और ये वो तेज करने के लिए। अदरवाइज आई हैव स्ट्रॉन्ग डाउट कि जब ये इनके पूरा जहाज जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं जब ऑपरेशनलाइज होंगे और स्क्वाड्रंस में आएंगे तो वो मेरा ख्याल है उतने रेलिवेंट ही नहीं रहेंगे। जैसे आपने 6th जनरेशन की बात की, एम का ऑल्दो के 5th जनरेशन है, लेकिन जो एलसीए है वो तो 4th जनरेशन है। तो 4th जनरेशन जब आएगा से 4-5 साल बाद, तो 6th जनरेशन एक्चुअली मार्केट में आ चुका होगा। तो ये 2 जनरेशन का गैप बहुत ज्यादा होता है, इसमें बीवीआर और बहुत कुछ कैपेबिलिटीज चेंज हो जाती है। और एम का जब आएगा 2040 में तो हो सकता है 7th जनरेशन ओल्ड। तो ये मेरा ख्याल इंडियन एयरफोर्स बहुत डायलेमा से इस वक्त गुजर रही है और वो उसको ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी चीफ। अच्छा सर, आखिरी एक सवाल करना चाहता हूं कि अब कहा जा रहा है, क्योंकि हम फ्यूचर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो ये जो J-10 एंड J-20 एंड J-35 वर्सेस राफेल जो है इंडिया के पास, ये कहाँ पे खड़ा हुआ है? राफेल आएगा इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से J-10 जाएगा या पाकिस्तान J-20 जाएगा? तो हाउ डू यू सी दिस चाइना वर्सेस वेस्ट का जो एविएशन इंडस्ट्रीज का जो कंपटीशन है, कैसे देखते हैं इसको आप? जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस का आपने सवाल किया है। अच्छा देखें, ये जंग ना हम इसको ले रहे थे कि J-10 वर्सेस राफेल, ये ऐसा नहीं। पहली बात तो ये कि इट्स ऑलवेज मैटर्स मैन बिहाइंड द गन। तो ये एक J-10 जहाज की कैपेबिलिटी नहीं है जो उसमें पायलट बैठा हुआ है, उसका एक पूरी ट्रेनिंग है, उसका एक साइकिल है, उसके पीछे एक पूरी सपोर्ट है, एक सिस्टम रन कर रहा है टू ऑपरेट दैट J-10 अगेंस्ट द राफेल। अब मैं ये समझता हूं कि J-10 ने जो राफेल को किल किया, दोनों एट पार जहाज है। राफेल भी बहुत अच्छा जहाज है, वन ऑफ द मतलब टॉप मोस्ट एयरक्राफ्ट है सर यूरोप का। J-10 भी बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन वहां 3 राफेल वर्सेस मतलब J-10 ने शॉट डाउन 3 राफेल। इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की हाई क्वालिटी ट्रेनिंग, हाई क्वालिटी इक्विपमेंट, प्रोफेशनल लीडरशिप, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ये सब कुछ मिलकर एक्चुअली रिजल्ट आया। अब आ जाए कि इसको ले गए हम अगर इंडस्ट्री लेवल पे ले जाए, चलिए J-10 और राफेल को हम इंडस्ट्री पे ले जाए, विच इज चाइनीज वर्सेस यूरोपियन इंडस्ट्री। देखिए जो यूरोपियन इंडस्ट्री है, ये इसको तकरीबन 100 साल प्लस हो चुका है एविएशन इंडस्ट्री को यूरोप की, और उन्होंने बेशुमार जहाज उनके हैं, यूरोफाइटर्स है, ग्रिपन है, मतलब साब के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस का है, लेटेस्ट ये राफेल है। इसी तरह वेस्ट के ये यूएस के मतलब सीरीज है F-16, F-14, F-15, F-18, F-22, F-35, मतलब वेरी डेवलप्ड इंडस्ट्री। उसके मुकाबले में चाइना की इंडस्ट्री सही मायनों में शुरू हुई है 1951 से, और
मैं इत्तेफाक से कई साल, क्योंकि चाइना एविएशन इंडस्ट्री में रहा भी हूँ बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द JF-17 प्रोग्राम, तो उस इंडस्ट्री को मैंने बहुत करीब से देखा, उसको बहुत करीब से पढ़ा, उसकी डेवलपमेंट को। वो बहुत स्लोली प्रोग्रेस, वो जिस स्टेज पर आ गए, नाउ दे आर मेकिंग J10, J20, J35, J31 एंड मच मोर अहेड, 6th जनरेशन जैसे आपने बात की। अब ये एक ऐसा कॉम्बैट था जिसने उसको एक बूस्ट दे दिया। कैपेबिलिटी तो चाइना बना चुका था अपनी, और उनकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसने एक बूस्ट दिया और एक डिबेट क्रिएट कर दी बिटवीन वेस्टर्न एविएशन इंडस्ट्री एंड चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री। और अब ये मेरा ख्याल है कि डिबेट चलेगी अभी बहुत अरसे तक, क्योंकि दोनों कैपेबिलिटीज एक्सपोज हुई हैं, और मैं समझता हूँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच एयर कॉमोडोर रजा हैदर साहब। सर बड़ा मजा आया, क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है कि फ्यूचर वॉरफेयर जो है दैट रिवॉल्व्स ऑल अराउंड टेक्नोलॉजी, जिसमें जारी बात है ड्रोन्स हैं, जिसमें जारी बात है 5th जनरेशन की बात होती है, या ये जो इंडियंस अभी 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, और हम भी जारी बात है इस फ्यूचर वॉरफेयर को एक नए अंदाजे से देख रहे हैं। तो अब तो वो कीबोर्ड के पीछे बैठ के सारा कुछ होना है, और स्क्रीन्स पे आपको आसमान भी नजर आ रहे हैं, जहाज भी नजर आ रहे हैं, तो एक डिफरेंट किस्म की जंग होनी है। अब तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक मॉडर्न वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉर होनी है। कैसे होगी, क्या होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो अभी 4 दिन की जंग भारत और पाकिस्तान की हुई है, ये एक ट्रेलर था फॉर द फ्यूचर, जिसके चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ पाकिस्तान अब होगा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेती इस खित्ते में, इमीडिएटली ले भी लेते हैं लेकिन लार्जली नहीं लेते, तो फिर इस खित्ते में जंग की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा रहेगी। थैंक यू वेरी मच एयर कॉमोडोर रजा हैदर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू डॉक्टर साहब दावत देने का और मौका देने का। थैंक यू सर फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।